ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था और अनाउंस भी कर दिया था इन प्रीवियस डेज। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट पेपर ऑफ 2024 को डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से पेपर आया था और किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और वन बाय वन इसी टर्म में हम लोग 2024 से लेकर के 1991 तक के सारे पेपर्स को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो दिस इज द वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर द यू। ओके, दूसरी चीज इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो लेक्चर होगा, दिस इज द पार्ट वन ऑफ द 2024 एग्जामिनेशन पेपर। ओके, दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। कोई भी पेपर होगा आपका, क्योंकि 65 क्वेश्चंस होते हैं, 65 क्वेश्चंस अगर मैं एक साथ समझा दूंगा तो आप लोगों के दिमाग में मैसअप हो जाएगा और यू कांट वॉच द कंप्लीट वीडियो इन अ सिंगल टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्ट जब आ जाते हैं ना दिमाग में तो वो भी मैसअप हो जाते हैं कि भाई इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। आप लोग कर तो लेंगे लेकिन फिर बाद में दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैंने डिजाइन किया है इन टू फॉर्म्स, है ना। दो पार्ट में मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया, मतलब सॉरी, दो पार्ट में मैंने पेपर सॉल्यूशंस को डिजाइन किया। तो पार्ट वन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, पार्ट वन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। और पार्ट टू जो हमारा होगा इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 31 से लेकर के 65 तक। तो इस टर्म में हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। इस टर्म में जो है हम लोग सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन फॉर्म में जो है सॉल्व करने वाले और यही हमारा पूरा चलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या पूरे लेक्चर्स यूट्यूब में होंगे? क्या पूरे पेपर्स यूट्यूब में करवाए जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज कि बिल्कुल नहीं, पूरे पेपर्स नहीं करवाए जाएंगे। कुछ कुछ स्पेशल पेपर्स, जैसे मैं 2024 का पूरा पेपर डालूंगा यूट्यूब में, हो सकता है 2022 का भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस टर्म में मैं डालते जाऊंगा, एक दो पेपर रहेंगे। लेकिन सर पूरे पेपर फिर कहाँ मिलेंगे? तो पूरे पेपर के लिए आप लोगों को इस बैच के बारे में पता होगा, है ना, जो हमारी कंटिन्यूसली चल रही है बैच। इस बैच के बारे में मैंने आज से 2 या 3 महीने पहले अनाउंस किया था ये बैच के बारे में, है ना, और सारी चीजें बताया था। तो सारे जो पेपर्स होंगे, जितने भी सॉल्व करवाए जाएंगे, वो सारे पेपर्स आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बेटा? इस वाली बैच के अंदर में मिलेंगे। तो जो कोई भी चाहता है कि पूरे पेपर एक साथ वॉच करना चाहता है तो दे कैन परचेज दिस बैच। और अभी करंट टाइम में इसका जो कोर्स फीस है, कोर्स का जो फीस है, ये भी हमने रिड्यूस कर दिया है, ये भी हमने रिड्यूस कर दिया है। तो करंट प्राइस में आपको जो कोर्स, जो इसका कोर्स मिलेगा, दैट इज कम फ्रॉम द 4500। कितने में? 4500 में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। ओके, पूरी नवरात्रा में आप लोग जब भी परचेस करेंगे तो 4500 में आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो देखिए 7000 से मैंने 4500 किया फॉर द ऑल स्टूडेंट्स, समझ सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी वगैरह अगर आप सारी चीजें देखेंगे तो दिस इज द वेरी बेनिफिशियल कोर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, है ना, विद द ड्यूरेशन। और हम लोग इसमें वैलिडिटी भी देते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपको पूरे पेपर मिलेंगे 1991 से लेकर के जो 2024 के, इसमें पूरे इंक्लूड होंगे। लेकिन यूट्यूब में हम लोग केवल 1 से 2 या 3-4 पेपर ही डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या होंगे, समझते हुए आगे की ओर बढ़ने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेट एजी में जो आपका पेपर पैटर्न पता होगा आपको, क्योंकि पेपर पैटर्न के बारे में मैंने बताया था कि सम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द एप्टीट्यूड, सम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लाइक फार्म मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, है ना, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग्स। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम आपके जनरल एप्टीट्यूड और उसी के साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, इफ डिनोट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, व्हाट डिनोट्स बेटा? एरो। दिस एरो डिनोट्स, जो एरो है ये डिनोट कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी को। देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्राई एट फर्स्ट। तो जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिनोट कर रहा है तो मीनिंग क्या हो रही है? ड्राई एड एंड फर्स्ट, मतलब कि अगर आगे बढ़ रहा है कि ड्राई यानी कम सूखा, एड मतलब उससे थोड़ा ज्यादा सूखा और फर्स्ट मतलब बहुत ज्यादा सूखा, मतलब इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, कम ज्यादा ज्यादा। तो इज एनालॉगस। तो आपको बताना है कि इसी टर्म में ये वाला जो मीनिंग है कि डाइट, डाइट के बाद में वो इंक्रीज होके फास्ट बना, है ना। हम लोग पहले कम भूखे, मतलब कुछ देर के लिए भूखे रहते थे, है ना। डाइट मतलब क्या होता है कि कम खाना, क्या होना, कम खाना।
फिर हम लोग ज्यादा भूखे रहने लगे और उसके बाद में अब हमको इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो टू मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, है ना, मीनिंग समझना है कि ये इंटेंसिटी को बता रहा है, एरो इज शोइंग द इंटेंसिटी, और अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी यहाँ पर मैं जब इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे, इसके लिए हम लोग समझेंगे कि इन द एनालॉगी, ओके, एनालॉगी सादृश्यता में जो ड्राई के बाद क्या आ रहा है, एरिड आ रहा है, एरिड के बाद आ रहा है पस्ट। हियर दिस इज शोइंग द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ड्राइनेस, और ये जो टर्म है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ड्राइनेस, मैंने बताया कि ये ड्राइनेस को शो कर रहा था। उसी प्रकार से जो डाइट फास्ट है इसकी भी कोई ना कोई मीनिंग होगी सर। तो डाइट की मीनिंग होती है सर ईटिंग विद द रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि खा रहे हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, है ना, डाइट कर रहे हैं तो फास्टिंग क्या कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं और सम रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा, कि भाई प्रॉपर समय में खा रहे हैं, कि मतलब कुछ कुछ टाइम। फिर हमने बात किया बेटा फास्ट की, तो फास्ट में नो ईटिंग फॉर द सर्टेन पीरियड, मतलब कुछ उस समय के कुछ समय के लिए हमको बिल्कुल खाना ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल भूखे रहना है, बिल्कुल भूखे रहना है। फिर आगे तो क्या होगा कि भाई इसमें थोड़ा खाना है, इसमें बिल्कुल नहीं खाना है, सॉरी इसमें कुछ पीरियड के अकॉर्डिंग खाना है, कुछ समय के अकॉर्डिंग खाना है, और इसमें फिर बिल्कुल भी नहीं खाना। तो जो मीनिंग, जिसकी मीनिंग होगी कि बिल्कुल भी ना खाओ, वही आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी यहाँ पर, जो नेक्स्ट टर्म इसके बाद की आनी चाहिए कि भाई बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना। तो फॉर दिस कंडीशन देखिए 4 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट इज स्ट्रेव। स्ट्रेव मींस अ सर्व कंप्लीट लैक ऑफ फूड विच इज स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ फास्टिंग, मतलब कि फास्टिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें क्या होता है, बिल्कुल ही भूखा रहना पड़ता है। क्या रहता है, बिल्कुल ही भूखा रहना पड़ता है। तो भूखे रहने की जो प्रोसेस है दैट इज स्ट्रेव। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेव आ सकता है ना। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो दिस ऑल आर नॉट रिलेवेंट टू द फास्टिंग, या नॉट ईटिंग या फूड से कोई रिलेशन नहीं रखता। तो दैट्स व्हाई स्ट्रेव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्ट्रेव इज राइट आंसर, और बढ़ते क्रम में बढ़ाना था तो इस वजह से स्ट्रेव जो आपके लिए परफेक्ट फिट होता है फॉर द क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर होते हैं। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल लेवल को 0 लेवल से बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पेपर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, हाँ, और फिर बढ़ाएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे लास्ट लास्ट में। तो वन बाय वन हम लोग चीजों को करते जाएंगे। तो ये समझ में आया आपको कि इस तरीके से बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो भाई यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको इन ऑप्शन से देख करके पता होना चाहिए। अब भाई जिस बंदे को मीनिंग पता होगी, स्ट्रेव की मीनिंग होती है दिस, रिजेक्ट की मीनिंग होती है दिस, फिस्ट की मीनिंग होती है दिस, अगर ये मीनिंग्स पता होगी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी शुड हैव टू फॉलो द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी फॉलो, बिकॉज ऑफ दैट गेट एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस दिया उसी से आ रहा है। इज द अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन। ऑल टीचर्स कहते हैं कि भाई अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम, तो इसके लिए सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग क्लास 1 से लेके इंजीनियरिंग तक का सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जब जाकर गेट एग्जाम होती थी। इसलिए तो इंजीनियरिंग के बाद एग्जाम होती है। अंडरस्टैंड द थिंग, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका स्ट्रेव। तो फर्स्ट का क्या आ गया बेटा, ए। फर्स्ट का क्या आ गया, ए, ओके, स्ट्रेव। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट if two distinct non-real variable x and y, यहाँ पर ये क्या होता है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमेशा क्या होता है, व्हेन वी कन्वर्ट ऑन अ डिजिटल बोर्ड, चीजें वो होती है x and y, ओके, द नॉन रियल वेरिएबल आर x and y, ओके, एंड हियर x plus y such that, हाँ ये x यहाँ पर आता है x and y, एंड हियर द x plus y is proportional to x minus y, then in this condition depends on x, हाँ यहाँ पर अभी डिफरेंट वैल्यू दी, डिपेंड ऑन x, डिपेंड ऑन y। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ ना, क्वेश्चन को विल सी ऑन अ पीडीएफ। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, देखिए if two distinct non-real variable x and y are such that x plus y is proportional to x minus y, then the value of x upon y, ओके। तो सब इसमें से ऑप्शन बताना है कि जब हम x अपॉन y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो डिपेंड करता है x और y पे, ये डिपेंड, उसकी जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी x पे और नहीं y पे नहीं, ये डिपेंड करेगी y पे ओनली, x पे नहीं, या दोनों की वैल्यू डिपेंड करेगी किसी एक कांस्टेंट पे। तो वो हमको यहाँ से प्रूव करना है। आपको कंडीशन दे दी गई है कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रपोजनल होने वाले, दोनों क्या होने वाले, एक दूसरे के प्रपोजनल होने वाले। तो इन दिस टर्म इफ यू फॉलो द क्वेश्चन, तो यहाँ से आपकी चीजें क्या बनेगी, यहाँ से आपकी चीजें क्या बनेगी फॉर द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंडीशंस फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन में दे रहा था। द गिवन कंडीशन
इज दैट x प्लस वाई इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। इस कंडीशन में जो x प्लस वाई प्रोपोर्शनल हो रहा है x माइनस वाई के, फर्स्ट थिंग। तो जब मैंने प्रोपोर्शनल किया तो मैंने जब प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि व्हेन हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हियर कांस्टेंट विल बिकम ओके। तो इसको हटाऊंगा तो इक्वल्स टू में k इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, k इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k का मल्टीप्लाई मैं दोनों टर्म के अंदर कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा बेटा kx माइनस ky इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x वाले को इधर ला लो, y वाले को इधर, या कोई भी एक टर्म में ले जा लो। तो यहाँ पर जैसे इसने किया है रीअरेंजिंग टर्म्स x माइनस kx y माइनस ky ओके। आफ्टर दैट यहाँ से दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x इज x इंटू वन माइनस k हो जाएगा। यहाँ से माइनस y कॉमन निकलेगा तो माइनस y ब्रैकेट में वन प्लस k हो जाएगा। देन इफ यू डिवाइडिंग बोथ साइड वन माइनस k ओके, दोनों साइड में अपने वन माइनस k से डिवाइड किया, सॉरी y वन माइनस k से डिवाइड। या ऐसा ना करते हुए भाई आप लोग डायरेक्ट इसको वन अपॉन k को, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा। जब इस तरीके से करते हैं है ना, x अपॉन y निकालना है तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, y को नीचे डालो। तो फॉर दिस क्वेश्चन x अपॉन y कम्स दैट माइनस वन प्लस के अपॉन वन माइनस के, इस टर्म में आपका आंसर आएगा। तो x अपॉन y क्या हो गया, x अपॉन y आ गया दिस। तो हैंस अब यहाँ पर जो x अपॉन y की वैल्यू होगी इट विल बी डिपेंड ऑन द कांस्टेंट। अगर आपको x अपॉन y की जो भी वैल्यू आएगी अब ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी किस पे, एक प्रॉपर कांस्टेंट पे। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, गेट के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन जो पढ़ता है केवल उसी के लिए, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से पढ़ता है, प्रॉपर तरीके से लेक्चर वॉच करता है उन्हीं के लिए, है ना। कि भाई यहाँ पर हमने x अपॉन y निकाल लिया, अभी क्या हो रहा था, उस कंडीशन को फॉलो करा था सर, तो वन प्लस के माइनस वन माइनस क्या है, तो उस कंडीशन में आपकी ये सारी चीजें क्या फॉलो हुई। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू निकालूंगा ये डिपेंड करेगी ना कांस्टेंट पे, के की जो वैल्यू आएगी उस पे x अपॉन y की वैल्यू डिपेंड करेगी, है ना। के की जो मैं वैल्यू रखूंगा जब भाई आप x अपॉन y निकाल सकते हो तो डिपेंड ऑन कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एप्टीट्यूड से आया था, दैट इज यहाँ पर बोला है कंसीडर द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ नंबर। फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ नंबर्स को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो फॉर दिस क्वेश्चन देयर आर सम नंबर्स आर गिवन, यहाँ पर आपको इसका मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ द मीडियन क्वेश्चंस आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको मीडियन निकालना है किसी भी क्वेश्चन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ सैंपल। वी नीड टू अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। मीडियन निकालना है भाई, इसका हमको मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में। इन सभी वैल्यूज का मेरे को मीडियन निकालना है। तो मेरे को मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि रूल्स क्या होते हैं। किसी भी श्रेणी का, है ना, किसी भी टाइप की श्रेणी का अगर आपको मीडियम निकालने पड़ा तो इसके लिए यू शुड हैव टू फॉलो सम रूल्स। आपके रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इफ द सैंपल साइज n इज ऑड देन द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। अगर मान लीजिए n जो है ऑड है, n जो टर्म है इज एन ऑड टर्म, तो उस कंडीशन में जो आपकी मीडियन होगा वो मिडिल वैल्यू होगी। इफ n इज इवन द मीडियन इज द अरेंज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। और अगर इवन टर्म में, मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं अगर वो इवन टर्म में, मतलब कि टोटल नंबर मैं काउंट करता हूँ इवन या ऑड है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये इवन है तो इन दोनों के जो मिडिल वाले जो टर्म्स है इनमें जो भी मिडिल आएगा आफ्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें उन दोनों का एवरेज निकालूंगा तो वो मेरा मीडियन कहलाएगा। देयर आर 10 numbers even sample size, so the median will be the average of the fifth and sixth number। तो इसमें जो है एवरेज निकलेगा वो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर निकलेगा। तो फिफ्थ नंबर इज 13 एंड द सिक्स्थ नंबर इज 4। मैंने क्या किया, सभी नंबर्स को अरेंज किया, किसके फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में अरेंज किया। अब यहाँ पर मैंने देखा कि आफ्टर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब मैंने काउंट किया तो भाई 10 नंबर काउंट हो रहे थे और 10 इज इवन। यू नो अबाउट दैट कि 10 इज इवन। और इवन की कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब हम लोग को ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा कि एवरेज निकालना पड़ेगा टू मिडिल नंबर्स के। तो भाई यहाँ पर द मिडिल नंबर इज 13 एंड 14, दोनों का मैंने एवरेज निकाला तो मेरा आंसर क्या रहा 13.5। 13.5 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते थे और इतने इजीएस्ट क्वेश्चन होते थे। Only the concept is a power. For the solving of the questions, concept is a power.
जिनको भी इसके बारे में कंसेप्ट पता होते थे दे कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। ओके, थोड़ा सा मैं फास्ट अप धीरे से लेके चलूंगा, समझ रहे हैं क्या चीजें हो जा रही है। हाँ, क्या हो गया ये? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आया है जिसमें कॉइन वाला क्वेश्चन है, कॉइन का क्वेश्चन है। तो बोला है द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹5 एंड ₹10। यहाँ पर अपर लाइन थोड़ी सी कट गई है इसमें, बट कोई नहीं। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 के कॉइन है इसमें। इन दिस क्वेश्चन द कॉइन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स। ₹1 का भी कॉइन है, ठीक है, ₹5 का कॉइन है, साथ में ₹10 का भी इसमें क्या है, कॉइन है। इसको डिमोनिटेशन किया गया है दैट अ पर्सन, और इसको अनुपात में बताया गया है कि उसके पास इस रेशियो में जो ₹1 का सिक्का है दैट इज अ 5 रेशियो, जो ₹5 के 3 रेशियो में और ये 13 रेशियो में, मतलब कि 100% में ये इसका रेशियो दिया हुआ है। ओके, ₹1 के सिक्के हैं, ₹5 के सिक्के हैं, ₹10 के, कितने कितने हैं, तो इस फॉर्म में दिया गया है कि भाई 5 अनुपात में दिया है, 3 अनुपात में दिया, 10 में, ये 13 अनुपात में दिया है। ओके, इस अनुपात में दिया है। आपको बताना है द टोटल अमाउंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ मनी इन ₹5 कॉइन्स। ओके, आपको ₹5 कॉइन्स का टोटल अमाउंट ऑफ परसेंटेज बताना है। तो फॉर द सॉल्विंग ऑफ proportional ratio and proportion question you should have to be follow the sum rules also, है ना। इस वाले के लिए भी आपको सम रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आ गया कि ये ₹1, ₹5 और ₹10 के उसके पास सिक्के हैं और ये इस अनुपात में, तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ ₹5 के इसके पास कितने ₹5 के कॉइन है। तो फॉर द सॉल्विंग ऑफ द नंबर लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹5 एंड ₹10 डिनोमिनेशन बी 5x, 3x एंड 13x। क्या 5x, 3x एंड 13x। डिनोमिनेशन जब किया मैंने तो भाई मेरे को इस अनुपात को चेंज करना है, तो जो अनुपात दिया था मैंने इसको क्या लिखा, 5x, 3x एंड 13x। करते हैं हम लोग रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चीजें करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहां से द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन फॉर इच डिनोमिनेशन, ओके, द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन फॉर इच डिनोमिनेशन दैट इज अ वैल्यू ऑफ, अब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे, द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन, है ना। अब यहाँ से मेरे को सब चीजें पता चल गई है, रेशियो पता चल गया। नाउ वी विल फाइंडिंग द डिनोमिनेशन। तो यहाँ से वैल्यू मैं जब फाइंड करूंगा तो वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन कितने अनुपात में दिया, 5x अनुपात में। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा बेटा 5x के साथ, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5x। कि आपके पास 5x वैल्यू के ₹1 के सिक्के हैं, कि आपके पास जो वैल्यू है कि 5x रुपए के ₹1 के वहां पर क्या है, सिक्के हैं। आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स दैट इज 3x इंटू 5। तो आपको कितना आ गया, 5, 3 5 15, 15x। जस्ट सेकंड, है ना। तो ₹5 के सिक्के का जो वैल्यू है दैट इज 15x। तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 का, तो मेरे पास ₹5 के कितने रुपए के सिक्के हैं, मतलब ₹5 करके कितने सिक्के हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ ₹10 कॉइन दैट इज 130x। तो यहाँ से मैं टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अमाउंट निकालूंगा और वहां से फिर मैं ₹5 के सिक्के निकाल सकता हूँ। So after that, the total amount of money is the total amount is a 5x plus 15x plus 130x is equals to 150x. Now मैंने टोटल अमाउंट निकाल लिया कि मेरे पास टोटल इतने रुपए हैं, मेरे पास टोटल इतने रुपए हैं, कितने, 150x मेरे पास क्या टोटल मनी है, मेरे पास इतना टोटल अमाउंट है। ओके, दिस इज द टोटल अमाउंट। आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ द मनी इन ₹5 कॉइन इज अ 15x, और जो वैल्यू है ₹5 कॉइन्स की दैट इज 15x। क्या 15x है, यहां से मैंने फाइंड किया था सर। तो मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल फाइंड द परसेंटेज। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मनी इन ₹5 कॉइन्स, मेरे पास कितना वैल्यू में है
उसमें टोटल वैल्यूज में से मेरे पास कितना है उसका क्या करूंगा मैं परसेंट फाइंड करूंगा, और आफ्टर फाइंडिंग द परसेंट इट विल कम फ्रॉम 1/10 into 100 और दिस विल कन्वर्ट इज 10%, और ये आपका क्या आ जाएगा 10% के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी इन 5 रुपए कॉइन दैट इज इन अ परसेंटेज फॉर्म दैट विल बिकम 10%। इस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कॉइन का वो दिया है तो आपकी उसकी वैल्यू निकाल लो कि उसकी वैल्यू एक्चुअली है कितनी रेशियो में। तो रेशियो में 15x है, और यहाँ पर जब मैंने टोटल के साथ इसको अरेंज किया तो यहाँ से आपका आंसर है 10%। तो 10% इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। 10% इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक 3 था, नहीं 4 था। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द लॉग। क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द लॉग। अब देखिए क्या हो रहा है, पीडीएफ की वजह से मेरे को आगे पीछे करके करना पड़ रहा है। क्वेश्चंस कई, एक पीडीएफ है एक पीपीटी है एक इसमें पीडीएफ ऐड है और एक पीपीटी है। तो पीडीएफ में जो है पूरा सही अरेंज है, मतलब जो टाइप हुआ है वो सही है फॉर्म में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो चीजें वहां पर ऐड हुई है वो थोड़ी सी अलग फॉर्म में हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर। यहाँ पर बोला है फॉर पॉजिटिव नॉन रियल वेरिएबल p and q if log p square plus q square is equals to log p plus log q plus 2 log 3। ओके, देन आपको फाइंड करना है इसके वैल्यू। देन आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन इज दिस। 2024 में आया था p4 प्लस q4 अपॉन p स्क्वायर और q स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई कैसे फाइंड होगी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये लॉग का रिलेशन दिया है, लॉग का रिलेशन दिया, तो लॉग के रिलेशन को मैं लिखता हूँ और मैं इसको करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश। फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन you need to follow the rule, follow the conditions. What? So first of all we can simplify both side of equation y step by step, है ना। हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप दोनों साइड की इक्वेशन। यहाँ पर दिया है द फर्स्ट इज सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। सबसे पहले राइट हैंड साइड को log p प्लस log q प्लस 2 log 3, मतलब कि राइट हैंड साइड उधर का दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर देखिए वी यू नो अबाउट द लॉग रूल कि जब अगर दो लॉग आपस में एडिशन में तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ लॉग इट विल कम ऑन मल्टीप्लीकेशन। किस में आ जाते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं तो ये p और q किस फॉर्म में आ जाएगा, इट इज कम फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर दैट जब इस फॉर्म में लॉग होता है, जब क्या होता है a log b होता है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज अ log b के ऊपर है, log b के ऊपर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 के ऊपर चल जाएगा, और आफ्टर द सॉल्यूशन log pq प्लस log n 9 आ जाएगा, और फिर ये दोनों एडिशन में, तो एडिशन में फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज log 9pq, दैट इज log 9pq। ओके, तो यहाँ से मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ था log 9pq। ओके, so the equation becomes log p square plus q square is equal to this। मैंने LHS के बराबर इसको क्या कर दिया, RHS को कर दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा था जब मैंने सॉल्व किया, तो सिंस द लॉगरिथम आर इक्वल वी कैन इक्वेट विद द अरेंजमेंट। ओके, तो मैं लॉग को हटा दूंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा इसको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 9pq। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सर ये p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 अपॉन p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन के आ रहा है मेरा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 9pq, रिलेशन बन के आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग दिस इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एक्सप्रेस कर रहा हूँ इस टर्म में। तो यहाँ से फर्स्ट स्क्वायर बोथ साइड्स, मतलब ये इक्वेशन दिया दोनों के आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना। ओके, आफ्टर स्क्वायरिंग ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, पी का स्क्वायर हो जाएगा पी के ऊपर आ जाएगा 2 की घात, तो पी के 2 की घात। तो यहाँ से जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आफ्टर द सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 79। कैलकुलेशन इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द गेट एग्जामिनेशन। कैलकुलेशन जिसको बनता है दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम।
और आप लोगों के समय बचाने के लिए हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पर पीपीटी बेस्ड लाया। वैसे हम पढ़ाते नहीं पीपीटी बेस्ड, हम कभी भी नहीं, हम ट्रस्ट ही नहीं करते पीपीटी बेस्ड पढ़ाए। लेकिन यहाँ पर मैं सॉल्यूशंस पूरे दिया हुआ है। अब जिस भी बंदे को अगर पीडीएफ चाहिए रहेगी तो यहाँ से मुझसे ले सकते हैं। इस वजह से इसको अरेंज किया गया है। 2 दिन लगे हम लोग को पूरा इसके ढूंढने के लिए, क्योंकि 2024 का पेपर कहीं पर भी डाला है। गूगल में भी सर्च कर लीजिए, आप कोई भी साइट्स पर आप सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी डाला नहीं। तो फिर हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 65 क्वेश्चंस हम लोगों ने 2 दिन से सॉल्व करे। 2 दिन से आपके लेक्चर नहीं लगने का कारण यही था, है कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द करना है भैया, करना है कि गेट का एग्जाम आ रहा है, करेंगे सारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेंटेंस दिया हुआ था, है ना। इस क्वेश्चन को मैं भेजूंगा आपको, ये थोड़ा सा और फिर यहाँ पर डिसअरेंज हो गया, तो यहाँ पर इसका पीडीएफ में दिया है कि थोड़ा तरीके से तो देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर भी मैसअप हुआ, तो इसके लिए मैं वो कर दूंगा, चलिए मैं इसको अरेंज करवा दूंगा। अभी क्या रहता है ना, एक चीज एरर आ जाती है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते चीजें आ जाती हैं। अब वो कुछ इस टाइप के वर्ड दिए कि कीप ही सैड। देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया था कीप ही सैड, है ना। उसका जो सॉल्यूशन था दैट इज कीप ही सैड, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक। तो यहाँ पर जो है इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना था। इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना था। तो कीप ही सैड व्हाट, डाउन। तो यहाँ पर जो आएगा डाउन आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका, इसमें भी डाउन दिया, इसमें भी डाउन दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो डाउन आना चाहिए था। ये आंसर बता रहा हूं मैं, उसका क्वेश्चन है। बिफोर हेडिंग द ब्लैंक टू बेट, बेट मतलब हेडिंग टू बेट, मतलब कि इसके लिए आउट ऑफ द बेट आ सकता है ना। डाउन नहीं आ सकता, डाउन ऑफ, डाउन टू बेट नहीं आ सकता, डाउन टू बेट इसमें भी दिया है, तो आउट ऑफ बेट आता है, तो इसमें आउट आ जाएगा। तो भाई यहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि डाउन आउट इसमें आ गया, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं आता इस वजह से। तो उसके लिए मैं आपको भेज दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग के लिए भेज दूंगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं जो मेन आते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन, a rectangular paper sheet of dimension 54 cm and 4 cm is taken। एक रेक्टेंगुलर शीट ली गई है पेपर की जो कि 54 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर is taken। The two longer edge of the sheet are joined together। दो लॉन्गर एजेस को हमने क्या किया, ज्वाइन किया टुगेदर टू क्रिएट अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ शीट इज आल्सो टेकन। ओके, और दोनों का जो सरफेस एरिया ऑल्सो हमने लिया यहाँ पे। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ट्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक डायमेंशन इस तरीके की सीट थी, है ना। एक इस तरीके की सीट थी जिसमें ये 54 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर इसका क्या था, इस तरीके से थी। इसको क्या किया, दो साइड को आपने जोड़ा और इस तरीके से क्या बनाया, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में इसको रखा, सिलेंड्रिकल शेप में आपने कन्वर्ट किया। और इसमें बोला जो क्यूब है, इन दोनों का रेशियो निकालना है कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम आ रहा है और इसके जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उन दोनों का आपको रेशियो निकालना। फॉर द सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन शुड नोट द डायग्राम फ्रॉम हियर। ओके, डायग्राम यहाँ से देखेंगे। जस्ट सेकेंड। ओके, देखिए एक सीट थी, एक सीट का डायमेंशन, सॉरी वो डायमेंशन कुछ इस तरीके से था। लेंथ में 54 सेंटीमीटर था और इस तरीके से विड्थ में 4 सेंटीमीटर का था। जब हमने ये दोनों के एडजेसेंट साइड को क्या किया, ऐड किया, इट विल कम फ्रॉम दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ अ सेट। सबसे पहले हम लोग इस सेट का एरिया फाइंड कर लेंगे, दैट इज 54 × 4 216। ओके, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब पता चलेगा, देन वी कैन फाइंड ए, वैल्यू ऑफ ए, है ना। हमको ए की वैल्यू वहां से क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर द फाइंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए, it is equals to the surface area of a cube, let side of a cube be a और a is equals to the 6। हमने क्यूब के जो क्यूब का हम लोग जानते थे क्या, हाँ, a क्यूब इज इक्वल्स टू 216 था और a की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल लिया क्योंकि वी नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको काम आने वाला था
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से मैंने द वैल्यू ऑफ ए इज फाइंड कर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया मेरा 216 सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर द क्वेश्चन मेरे को क्या निकालना था, उसका रेशियो निकालना था। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ से मैं निकालूंगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ टॉप एंड बॉटम सर्कल्स। दोनों सर्कल्स का मैं सर्कमफेरेंस निकालूंगा, तो इट विल इक्वल्स टू द 4, और जो सर्कमफेरेंस निकलता है दैट इज 2 पाई आरसी। ओके, तो यहाँ से आरसी क्या हो जाएगा 2/पाई के फॉर्म में। जो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब विल बी द पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 54। तो इस तरीके से वेल यू विल सॉइल, तो आफ्टर द यू विल गेट द आंसर इज 1 पाई। सॉल्यूशन दिया, आपको एक दो बार बनाना पड़ेगा। तो भाई अब दोनों का वॉल्यूम का हमको रेशियो निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल, तो 1/पाई विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, 1 द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पर, द पाई चार्ट प्रेजेंट द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन टिपिकल 2000 किलो कैलोरी डाइट ऑफ पर्सन। माइक्रोन्यूट्रिएंट एनर्जी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच कम्स इन अ गेट एग्जामिनेशन। दैट इज, यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया है, इसके लिए भी मेरे को पीडीएफ ओपन कर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा एरर आता है, इस वजह से भी हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लासेस में ये चीज़ें अरेंज करने में टाइम लगता है। बाकी तो हम पढ़ा देंगे पूरी चीज़ें, एक साथ में हम सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, पर ये अरेंजमेंट में बहुत टाइम लगता है। अब क्वेश्चन थोड़ा गलत फॉर्म में आ गया, फिर अब दूसरे क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द पाई चार्ट प्रेजेंट द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर दर्शाया गया है टू अ टिपिकल 2000 किलो कैलोरी डाइट ऑफ अ पर्सन। मतलब कि पर्सन है, उसका जो डाइट है वो 2000 कैलोरी डाइट दिया हुआ है, ठीक है। द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी कंट्रीब्यूशन इज दैट हियर द सैचुरेटेड फैट इज 20%, ट्रांस फैट इज 5%, कार्बोहाइड्रेट दिया 35%, प्रोटीन दिया 20% एंड अनसैचुरेटेड फैट जो है इसमें 20% का है, ठीक है। ये सारा एक पाई चार्ट में कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहाँ पर बोला है द टिपिकल एनर्जी डेंसिटी किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज गिवन इन द टेबल। कि एक डोज में मतलब उतना अमाउंट ऑफ जब दिया उसने किलो कैलोरी का डाइट, तो उसमें इतनी एनर्जी आपको मिल रही थी। फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट द एनर्जी डेंसिटी इज 4, फॉर द प्रोटीन द एनर्जी डेंसिटी विल बी द 4, द अनसैचुरेटेड फैट इज 9, उसके बाद में सैचुरेटेड फैट इज 9 एंड ट्रांस फैट इज 9। आफ्टर दैट ये सारी कंडीशंस देने के बाद वो बोलता है द टोटल फैट ऑल दिस टाइप्स इन ग्राम्स विद द पर्सन कंज्यूम्स। कि भाई इनको जब एक पर्सन ले रहा है तो उसमें उसकी टोटल फैट की वैल्यू बताओ। टोटल फैट यहाँ से हमको निकालना है, टोटल फैट ऑल 3 टाइप्स, ऑल तीनों टाइप में से टोटल फैट कितना निकलेगा उसको हमको बताना है। तो फॉर द सॉल्विंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दैट कि फैट कितना हो रहा है। आपको फैट निकालना है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का इसमें कोई रोल होगा क्या? नहीं होगा सर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन आर दिस आर नॉट फैट, फैट नहीं होते ना। तो भाई यहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और इसके फॉर्म में हमको निकालना है। तो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड हैव टू फॉलो द रूल दैट इज यहाँ पर आपको कंडीशंस दी है, बताया गया है। To solve the problem based on the provided information, we need to calculate the total fat consumption in grams from the given macronutrients contribution and energy density value, है ना, दोनों के फॉर्म में। तो गिवन इंफॉर्मेशन इज अ डेली इंटेक, वो 2000 किलो कैलोरी खा रहा है ना, डेली वो कितना इंटेक कर रहा है 2000 किलो कैलोरी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज अ 4 kcal पर ग्राम। एनर्जी डेंसिटी बता दिया था मैंने किसकी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। ओके, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कितनी 4 किलोग्राम, सॉरी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, ये टोटल की कितनी थी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम में 9 किलो कैलोरी था। यहाँ पर जो आपका पाई चार्ट में जो चीजें दी थी उसको मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट आपका 30% था, प्रोटीन 20% था, अनसैचुरेटेड फैट 30% था, सैचुरेटेड फैट 20% था, ट्रांस फैट आपका 5%। ओके, तो स्टेप 1 कहता है
कि कैलकुलेट एनर्जी फ्रॉम द ईच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट से आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसकी एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर ईच माइक्रोन्यूट्रिएंट द एनर्जी इज प्रोवाइडेड कैन बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल 2000 किलो कैलोरी डाइट। तो एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से कितना है 2000 का 35% मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो 2000 का 35% निकालोगे तो 700 किलो कैलोरी आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी है। एनर्जी फ्रॉम द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की एनर्जी निकालोगे तो 20% ऑफ द 2000 कैलोरी, तो ये आ जाएगा 0.20 into 2000, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 किलो कैलोरी। The third is the energy from the total fats, that is unsaturated, saturated and trans fat। ये था आपका अनसेचुरेटेड की बात करें 20% था, सैचुरेटेड की 20 और ट्रांस की बात करें तो 5%। तो इस तरीके से 45% ऑफ द टोटल किलो कैलोरी जो आप इंटेक कर रहे हैं पर डे इतना था। तो यहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया तो 900 किलो कैलोरी आपका यहाँ से आ गया। ये क्या आ गया आपका, दिस इज द टोटल फैट एनर्जी। व्हाट टोटल फैट एनर्जी, मतलब कि टोटल फैट लेने पर आपको इतनी एनर्जी मिल रही है, कितनी 900 किलो कैलोरी आपकी क्या है एनर्जी मिल रही है, मतलब कि 900 किलो कैलोरी आपकी यहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। साथ में जो आपका नहीं, टोटल फैट मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है 900 किलो कैलोरी का फैट मिल रहा है, और एनर्जी तो थी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब आपको यहाँ से निकालना था, आपको यहाँ से निकालना था, इन दिस क्वेश्चन यू शुड हैव टू फाइंड द कैलकुलेट ग्राम ऑफ अ फैट कंज्यूम्ड, ओके है ना। टोटल फैट आपको ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, रेशियो बिटवीन टोटल फैट टू द एनर्जी, एनर्जी और उसका टोटल मैं अगर वो कर दूं डिवाइड कर दो आपस में, तो यहाँ से निकल जाएगा किलो कैलोरी से किलो कैलोरी कैंसिल हो जाएगा। ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता के भी आगे बढ़ सकता था कि भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर है। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अब कई स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा टफ है, भाई आप लोगों ने कोर्स पढ़ा ही नहीं है ना, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिस तरीके से हमने चीजें करवाई आप लोग को पता ही नहीं है, तो यू कैंट सॉल्व ना। तो भाई इसमें थोड़ा सा तो लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो यू कैन इजीली क्रैक द एग्जामिनेशन। एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को बस 3 से 4 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से 100 ग्राम विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो कंपेयर विद द गिवन ऑप्शन, तो 100 ग्राम इज द ऑप्शन नंबर सी, तो 100 ग्राम इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है a rectangular paper of 20 centimeter and 8 centimeter is folded 3 times। 3 टाइम हमने क्या किया, उसको फोल्ड किया, 20 सेंटीमीटर का था और 8 सेंटीमीटर। Each fold is made along the line of a symmetry which is perpendicular to the long edge, the parameter of a final fold sheet। हमको फाइनल फोल्ड शीट का पैरामीटर निकालना है, ये डायमेंशन दिया हुआ है, 3 टाइम हमने फोल्ड किया। तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर लेना है। रेक्टेंगुलर में 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 8 सेंटीमीटर इसका वो 3 टाइम फोल्ड करना है बेटा, आपको 3 टाइम फोल्ड करना है। मैंने यहाँ सॉल्व करके इसलिए ला दिया है कि आपको इसको अब 3 टाइम फोल्ड करना पड़ेगा। तो इफ यू फोल्ड दिस टाइप ऑफ दिस, तो इसको आप इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे, है ना, इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इट विल कम आफ्टर दैट द, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर आ जाएगा तो 10 into 8 में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 into 8 में। अभी 10 वापस से इस तरीके से इसको फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, फोल्ड किया। इन सेकंड टाइम ऑफ फोल्डिंग 10 फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, ये दिस इज द सेकंड टाइम। फिर अब यहाँ से 5 आ गया, अब मैं 5 को फोल्ड करूंगा तो फिर ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो अब ये लेंथ के अकॉर्डिंग मैं इसको नीचे की ओर फोल्ड कर दूंगा। अब आपको यहाँ डायमेंशन से याद रखना है, बिकॉज ऑफ दैट कि आपको पैरामीटर निकालना, पैरामीटर के डायमेंशन। तो यहाँ पर देखिए दिस इज द 5 and 8। जब आप इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इट विल कम इन द 4 फॉर्म ऑफ अ 4। 8 का क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 में, तो कम इन अ 4। तो द थर्ड टाइम ऑफ फोल्डिंग आफ्टर यू विल गेट दिस, आफ्टर you will get this here, that values are this 4 and 4। तो यहाँ से जब आप इसका पैरामीटर निकालते तो पैरामीटर क्या होता है, परिमाप इज द सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, इन सभी का क्या हो जाएगा सम। तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 13 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट इज अ पावर फॉर द क्वेश्चन। कंसेप्ट अभी आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th नंबर का क्वेश्चन होगा आई थिंक। हाँ, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टू बी एडेड इन द फिगर टू मेक ए बी अ लाइन ऑफ अ सिमेट्री इज। द लीस्ट नंबर ऑफ अ फिगर स्क्वायर मतलब कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमको ऐड करना है इन दिस फिगर, इसको सिमेट्री बनाने के लिए, है ना। सिमेट्री मतलब कि दोनों तरफ समान। अब सिमेट्री बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नीड सम रूल्स, नो द रूल्स। ओके, सिमेट्री बनाने के लिए जो रूल्स होता है कि मान लीजिए जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके इधर उतने, अगर मान लीजिए इतने स्क्वायर दिए, जितने स्क्वायर इस लाइन के नीचे दिए उतने स्क्वायर उस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए, और दोनों ए और बी दोनों में होना चाहिए। जब वो क्या होगा, सिमेट्री की कंडीशन शो करेगा, सिमेट्रिक कंडीशन शो करेगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन आपको स्क्वायर्स काउंट करने हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस आपको ऊपर भी उतने स्क्वायर लगाना है जितने नीचे है ना, उतने स्क्वायर ऊपर लगाना है जितने नीचे। ओके, और इसको क्या करना है, सिमेट्री करना। तो इसमें कितने स्क्वायर्स और आपको नीड है उसको आपको बताना, कितने स्क्वायर्स की और नीड है आपको बताना। तो यहाँ से ही मैं इस डायग्राम से बताता हूँ कि देखिए, अगर आप इसको सिमेट्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, ये पहला स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, पहला स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ दिया हुआ, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर नीचे पर, ये लाइन के नीचे पर एक स्क्वायर दिया था, ये लाइन थी, लाइन के नीचे एक स्क्वायर दिया है, अगेन यहाँ पर दूसरा स्क्वायर दिया, अगेन यहाँ पर दूसरा स्क्वायर दिया, लेकिन ऊपर भी ये कंडीशन है क्या, ऊपर पे सर ये कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर सर एक स्क्वायर हमको और ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर द कंडीशंस को समझने के लिए, है ना। नीचे दिया तो ये हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई, मतलब एक और दो यहाँ पर आपने बना लिया। फिर एक नीचे दिया है तो एक ऊपर भी होना चाहिए, एक नीचे दिया है तो एक यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, तो दिस इज द थर्ड स्क्वायर, दिस इज द थर्ड स्क्वायर। देन यहाँ से ये फर्स्ट वाला आपका सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरा भी होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग दूसरा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, जैसा था वैसा बना दो इसको, एक चौथा, पांचवा, और इसके सामने वाले को देख करके कम ऑन दिस, तो दिस इज द 6। तो यहाँ से इसके सिमिलर ये दिख रहा है, तो दोनों सिमेट्रिकल कंडीशन शो कर रहे हैं। मतलब कि सिमेट्रिकल कंडीशन शो करने का मतलब होता है कि लाइन के नीचे जितने स्क्वायर है लाइन के ऊपर भी उतने स्क्वायर होना चाहिए, तो लाइन के स्क्वायर जितने स्क्वायर है लाइन के ऊपर भी होना चाहिए, उसी फॉर्म में होना चाहिए, और सेम होना चाहिए सभी चीजें। तो यहाँ से तो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी द 6। यहाँ से फ्रॉम दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी द 6। ए बी लाइन को सिमेट्री बनाने के लिए, सिमेट्री कंडीशन में लाने के लिए आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर 6 होना चाहिए। यहाँ से ये चीजें बताते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, देखिए इस तरीके से दिया हुआ था, उसको सॉल्व किया। ओके, अब कुछ थ्योरी, अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, उनके बारे में बात करते हैं। Okay, for solving this question, first of all, you need to understand the things. The divergence of the curl of a twice continuously differentiable vector function is what? आपको डाइवर्जेंस निकालना है कर्ल का। कर्ल क्या होता है, कर्ल इज दिस, सर दिस इज द कर्ल, दिस इज द कर्ल, और इसका आपको डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस जब इसका निकालेंगे तो इट विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना भाई। वेक्टर कैलकुलस पढ़े हो, कैलकुलस पढ़े हो, इसमें डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालने बताया था मैंने, याद आया। ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्ल। जब हम कर्ल को शो करते हैं, कर्ल इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेल इनटू वेक्टर एफ फील्ड, और दिस इज द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस टू फील्ड इज इक्वल्स टू कर्ल, और इसका डाइवर्जेंस निकालना है कर्ल का, डाइवर्जेंस निकालना है कर्ल का। तो यहाँ से आपको कोई ऑप्शंस बताने की कौन सी चीज है। जब इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का जब इसमें अरेंजमेंट देखा गया, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यू शुड नो दैट द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल of a twice continuously differentiable vector function, twice continuous differentiable function. Here in vector calculus there is a well known identity that called a vector calculus identity, that is हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जेंस अगर कर्ल का क्या होता है, डाइवर्जेंस और कर्ल का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, जो डाइवर्जेंस होता है और उसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ कर्ल के साथ, तो इट विल कम 0। In that condition this identity states that the divergence of the curl of any continuously differentiable vector field f is always 0.
दिस ओल्ड फॉर any vector field as long as it satisfy the condition of being continuously differentiable at least twice, है ना. तो फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर कैलकुलस वी नो अबाउट दैट द डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज बी जीरो. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो. तो देखिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस तरीके से शो करता है गेट एग्जाम. भाई कॉन्सेप्ट वेक्टर कैलकुलस का था, बात यहाँ पर की गई चीजों की कैलकुलस में कि भाई अगर आप डाइवर्जेंस निकालेंगे किसी कर्ल का तो क्या आएगा आंसर. तो वो चीजें देखिए मतलब कनेक्ट करता है, दिस इज showing the unpredictability. Okay, the next question comes from the engineering mathematics, in which the examiner asks that the Laplace transform of a function ft is equals to t4, then a function is s, the value of the s is what. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ft is equals to t की पावर 4 का. तो फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म we know about the Laplace transform for the ft is equals to tn, इस फॉर्म में दिया है. तो इन गिवन फ्रॉम द फॉर्मूला, जब हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस गिवन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. किस तरीके से कि लाप्लास फ्रॉम द t की पावर n इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1 के फॉर्म में, है ना. इसके फॉर्म में हम लोग निकालते हैं, देन वी कैन सॉल्व द आंसर. तो फॉर द गिवन फंक्शन ft इज इक्वल्स टू t4 दिया हुआ है. ओके, तो इसका लाप्लास निकाल दो. t4 का लाप्लास यहाँ पर n की वैल्यू दी है 4, इज द n, और फैक्टोरियल n जब 4 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24, क्योंकि आपको फैक्टोरियल n की जरूरत पड़ रही है. ठीक, फैक्टोरियल n की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है. s की वैल्यू दी है क्या सर, नहीं s की वैल्यू नहीं दी, तो s के टर्म thus the Laplace transform for the t4 is equals to l t4 फैक्टोरियल n मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 4 प्लस 1. 24 अपॉन s की पावर 5 will be the right answer for the question. So the correct answer is 24 अपॉन 5 s का s के ऊपर 5 की घात ना 24 अपॉन s के ऊपर 5 की पावर, that will be the right answer. The Laplace transform for the question is this. Okay, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी मिक्स पेपर होता है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ओके, तो समझ में आ रही चीजें. एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास भी उतना टाइम नहीं कि हम लोग पूरा डीप में समझा दें, है ना. क्योंकि टाइम आप भी बोर हो जाएंगे, चीजें क्वेश्चंस मैसअप हो जाएंगे, इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं. यहाँ पर बोला है द डायनामिक वेट ऑन द फ्रंट एक्सल इज लेसर देन 20% ऑफ द टोटल वेट ऑफ अ ट्रैक्टर, द लॉन्गिट्यूडिनल इनस्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रैक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय. डायनामिक वेट के समय फ्रंट एक्सल पर 20% से कम लोड है, टोटल वेट का 20% से कम है. द लॉन्गिट्यूडिनल इनस्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रैक्टर कैन बी अवॉइडेड बाय. इनस्टेबिलिटी को अवॉइड किया गया कैसे? तो adding weight on the rear axle, adding weight on the front axle, reducing weight on the rear axle, reducing weight on the front axle. So for this condition you should know the instability concept. Instability concept क्या होता है कि भाई डायनेमिक कंडीशन में आपका ट्रैक्टर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है. ट्रैक्शन मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से समझा है. जिन भी बच्चों ने ट्रैक्शन के लेक्चर नहीं करे तो दे कैन डू देयर लॉस, बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछता ही है, हर समय पूछता है क्वेश्चन. 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है. तो फर्स्ट थिंग इज अ ट्रस्ट. टीचर पे ट्रस्ट है जब आप लोग सारी चीज सॉल्व कर सकते हैं. In the concept of tractor stability, if the dynamic weight on the front axle is less than 20% of the total weight, it indicates that the front axle may not have sufficient load to maintain stability during operation. Okay, sufficient load to maintain stability during operation. This can lead to condition known as a longitudinal instability. ओके, जो कि लीड करती है कंडीशंस को कि लॉन्गिट्यूडिनल इनस्टेबिलिटी को. टू एनहांस स्टेबिलिटी, वन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इज टू इंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट वेट ऑन द फ्रंट एक्सल. एडिंग वेट टू द रियर एक्सल could potentially exacerbate the issue of shifting more weight away from the front axle. The most appropriate solution is the adding of the front axle. बहुत सारी चीजें बताया लेकिन समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा. This helps to increase the weight on the front axle. क्या होता है, अगर मान लीजिए मूवमेंट के समय अगर आपका ट्रैक्टर मूव कर रहा है, क्या होता है जो सामने के चक्कों में अगर टोटल ट्रैक्टर वेट का अगर 20% वेट अगर हमने दिया है तो आपका ट्रैक्टर स्टेबल रहेगा, मतलब कि चलते तरीके से रहेगा. क्या होता है कभी कभी ट्रैक्टर चलाने वाले तेज कर देते हैं, है ना, जैसे एक्सीलरेटर करते हैं तो आपका ट्रैक्टर देखना पलट जाता है ना, पलट जाता है. ये कोई ना कोई जब इम्प्लीमेंट रहता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत प्यारे तरीके से समझाया था. मान लीजिए आपका ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर इन अ डायनामिक कंडीशन,
इस ट्रैक्टर इन डायनामिक कंडीशन, और यहाँ पर ये किसी हैवी मशीन या कोई भी हैवी चीज को क्या कर रहा है, पुल करने का मतलब खींचते हुए काम कर रहा है। जैसे ये खींच रहा है तो भाई अगर इसका लोड इससे ज्यादा होगा तो ये ट्रैक्टर क्या होता है, कभी कभी कंडीशन में देखना ऊपर की ओर आ जाता है, फ्रंट एक्सेल ऊपर की ओर जाता है। तो इस वजह से बोला गया है कि अगर मान लो 20% से कम है, टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर से 20% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, वेट ऐड करना पड़ेगा। किसमें, फ्रंट एक्सेल में। ये चीज बताया कि जब आप एक्सेलरेट करें या पुल करें तो उस कंडीशन में आपका ट्रैक्टर पलटे ना, तो उस कंडीशन से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर बता। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज शोइंग दिस। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें बताया गया। द क्वेश्चन नंबर 14 इन दैट केस, दैट इज इन प्लेस विथ सेवर कंडीशन क्लाइमेट, severe cold climate. In place with severe cold climate, the most important fuel property to be considered for running an internal combustion engine, that is heating value, place point, power point और boiling point. कोल्ड क्लाइमेट में कौन सी फ्यूल की प्रॉपर्टी है जो कंसीडर की जाती है फॉर द रनिंग इंटरनल कंबक्शन इंजन स्मूथली? कोल्ड कंडीशन में क्यों ऐसी की बात की है? कोल्ड कंडीशन में ऐसी कौन सी फ्यूल की प्रॉपर्टी है जो कि स्मूथली इंजन को रन करने में हेल्प करती है? तो फॉर दिस कंडीशन यू शुड नो अबाउट द हीटिंग वैल्यू, रेस पॉइंट, पावर पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब सभी की अगर आपको मीनिंग पता है तो यू कैन इजीली आंसर दैट दिस इज द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मतलब कि कोल्ड कंडीशन में जो पावर पॉइंट की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द फ्यूल को क्या होने लगता है, जमने नहीं देता। पावर पॉइंट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो फ्यूल को जमने नहीं देता और कोल्ड कंडीशन में भी क्या कराता है, फ्लो कराता है ना। तो वैसे वही लिक्विड है, लिक्विड तो जम जाना चाहिए कोल्ड कंडीशन में, लेकिन वो जमता नहीं और लिक्विड को, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ पावर पॉइंट। तो फॉर दिस क्वेश्चन मैंने सारी चीजों को ऐड कर दिया और वन लाइन में मैंने बता दिया कि सारी मीनिंग क्या होती है सारी चीजों का। आप आंसर तो पावर पॉइंट है ना। इन सब कोल्ड क्लाइमेट द मोस्ट क्रिटिकल फ्यूल प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड फॉर द रनिंग इंटरनल कंबक्शन इंजन इज अ पावर पॉइंट, in which power point is what, this is the lowest temperature at which the fuel can still flow। एक lowest temperature होता है जिसमें क्या होता है, आपका फ्यूल स्टिल फ्लो करते रहता है। इन कोल्ड क्लाइमेट इफ द पावर पॉइंट ऑफ द फ्यूल इज टू हाई, कोल्ड क्लाइमेट में अगर आपका जो पावर पॉइंट है अगर वो टू हाई है, द फ्यूल में जेल और बिकम विस्कस लीडिंग टू द प्रॉब्लम विद फ्यूल डिलीवरी एंड इंजन प्रॉब्लम। पावर पॉइंट में क्या होता है कि कोल्ड कंडीशन में भी क्या होता है, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर में बहते रहता है ना। तो अगर मान लीजिए कोल्ड पावर पॉइंट अगर सबसे ज्यादा हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा और जेल के फॉर्म में, तो उसके कंडीशन में चीजें बिगड़ती है। हीटिंग वैल्यू क्या होती है, व्हाइल इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंसी इट इज नॉट क्रिटिकल कोल्ड वेदर सिचुएशन। ओके, ये हीटिंग वैल्यू जो होती है इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी को के लिए होती है और कोल्ड कंडीशन में इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन। प्लेस पॉइंट, दिस इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैन इग्नाइट बट इट इज लेस रिलेवेंट टू द कोल्ड स्टार्टिंग इशू, है ना। स्टार्टिंग इशू के समय ये चीज आती है, इग्नाइट करने के लिए देता है, मतलब जब आपका इंजन स्टार्ट होता है तो उस समय जो आपका फ्यूल लगता है, जब पॉइंट इज प्लेस पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट आता है। पावर पॉइंट इज द राइट आंसर फॉर दैट। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये सबसे ज्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन था। मैंने कल इसके बारे में कम से कम 2 से ढाई घंटे तक देखा, चीजें इसके बारे में बुक्स वगैरह फॉलो की, लेकिन इसमें थोड़ी सी इशू आ रही है। इसका आंसर बेटा, इसका आंसर आ रहा है दिस इंक्रीज्ड बाय w sin theta, but in Google and other sources the answer will be this। okay, तो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन था, एरर था, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आज के लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं इस वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं उसको डीप में समझा दूंगा और रिसर्च करके थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग इग्नोर करते हैं, या आप लोगों से बनेगा तो आप लोग बना करके मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो छोड़ दिया मैं। Question number 6 is that the difference between advance curve and regression curve for a given surface irrigation event is known as time of concentration, lag time, time to peak, intake opportunity time। तो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग आप सभी को इसकी मीनिंग समझना पड़ेगा। एडवांस कर्व क्या होता है, रिसेशन कर्व क्या होता है, पता है आप लोगों को। तो फॉर द कंडीशन एडवांस कर्व एंड रिसेशन कर्व के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इन द कांस्टेंट ऑफ सरफेस इरिगेशन द टर्म एडवांस कर्व एंड रिसेशन कर्व रिफर टू द टाइमिंग ऑफ वाटर मूवमेंट अक्रॉस द फील्ड, in which an advanced curve is represent the time it takes for water to move across the field and reach its maximum extent। मतलब कि एक प्लेटफॉर्म से एक कंडीशन से एक फील्ड में
पानी कंप्लीटली भरने तक का जो प्रोसेस होता है दैट इज कम्स इन एडवांस कर्व। एडवांस कर्व में आती है वो चीजें। रिसेशन कर्व रिप्रेजेंट द टाइम इट टेक्स फॉर द वाटर टू ड्रेन अवे और रिकेड आफ्टर इरिगेशन इवेंट। ये रिप्रेजेंट करता है वाटर कि जब यहाँ पर पूरा कंडीशन में वाटर भर गया है आफ्टर द ड्रेन, आफ्टर इरिगेशन बोला है, आफ्टर द इरिगेशन इवेंट मतलब यहाँ पर पूरा इरिगेशन हो गया है। इरिगेशन होने के बाद ये सॉइल क्या हो गई, सेचुरेट हो गई। सॉइल क्या हो गई, सेचुरेट हो गई। और यहाँ से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर ड्रेन कर रहे हैं, मतलब वाटर को क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं। तो वो जो कंडीशन है वो शो करती है बेटा रिसेशन कर्व। वो जो कंडीशन है वो शो करती है क्या, रिसेशन। तो फ्रॉम एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से जो भी टर्म उस चीज को फॉलो करेगी दैट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ये था टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलता है दिस रिफर्स टू द टाइम इट टेक्स फॉर अ वाटर टू फ्लो फ्रॉम द मोस्ट डिसेंट पॉइंट इन द वाटर सेट टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, वाटर टू फ्लो फ्रॉम द मोस्ट डिसेंट पॉइंट टू द वाटर सेट टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये बोल रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन नो, बिकॉज ऑफ दिस हैज नो रिलेशन विद द both. Lag time, the time difference between the peak rainfall and peak runoff, peak rainfall और peak runoff से in the drainage, तो ये भी हमारा कोई रिलेशन नहीं रखता, तो this is not. Time to take peak, the time to take from the runoff to reach the maximum point after an event, ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन बचा intake opportunity time. This is the time that the soil can accept water before it start becoming saturated. मतलब कि एक टाइम होता है जो कि सॉइल को एक्सेप्ट कराता है, एक्सेप्ट वाटर बिफोर इट स्टार्ट। मतलब कि एक पॉइंट जहां से हम लोग वाटर को स्टार्ट कर रहे हैं टू सॉइल बिकम सैचुरेटेड ऑन अ फील्ड, मतलब कि अब ये फील्ड में जब तक सैचुरेट होकर के पानी बाहर नहीं जा रहा, तो ये कंप्लीट प्रोसेस आ रही है किसके अंदर, इनटेक अपॉर्चुनिटी टाइम के अंदर। तो इनटेक अपॉर्चुनिटी टाइम इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। जिसको नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, तो देखें इजिली है ना। कई कोचिंग होती है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करी मटेरियल और वो केवल क्वेश्चंस बेस्ड पढ़ाता है। हाँ, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता है और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता है, तो आप लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई क्वेश्चन बन रहे। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते भाई। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट इज द पावर। कितने सारे कंसेप्ट, आपको टर्म्स पता होने चाहिए, चीजें पता हो, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो ये चीजें पता होनी चाहिए जब भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे, क्वेश्चन कितने हुए, 16 क्वेश्चन। The question number 17 is telling that the match the following instrument with the corresponding measurement column. तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ इसके आंसर में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन देता है करंट मीटर। करंट मीटर जो है स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी को मेजर करता है। ओके, अ करंट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड वेलोसिटी ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स, रिवर और कैनाल्स। करंट मीटर जो है ये स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए किया जाता है, मेजर करने के लिए, है ना, वाटर फ्लो इन स्ट्रीम, रिवर और कैनाल से। द सेकंड इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड को मेजर करता है। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड। थर्ड इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। यहाँ पर वही ऑप्शन दिया है, देखिए मेजरमेंट डिवाइसेस दी हुई है। इन दिस क्वेश्चन दिस आर द मेजरमेंट डिवाइसेस, और किस चीज को मेजर किया जाता है ये बस इसमें पूछा था, तो मैंने डायरेक्टली इसका आंसर पे जाकर की चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो करंट मीटर जो है स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी मेजर करता है। तो अ करंट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन स्ट्रीम्स, रिवर एंड कैनाल्स। एनीमोमीटर विंड स्पीड को नापाता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को। सिम्पसन्स गेज जो है रेनफॉल, अब भी मैंने रेनफॉल पढ़ा है 2 से 3 दिन पहले रेनफॉल बताया था, तो उसमें सिम्पसन गेज हमने पूरा डीप में डिस्कस किया था कैसा होता है क्या होता है। तो उसमें जो सिम्पसन गेज है मेजर करता है रेनफॉल को। पायरोमीटर जो है सोलर रेडिएशन मेजर करने के लिए यूज होता है। तो पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द सोलर रेडिएशन। ओके, तो आंसर ओके, अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। हियर द क्वेश्चन नंबर 18 is given, that is in wind erosion the maximum portion of soil is transported by the process of what? विंड इरोजन में जो मैक्सिमम सॉइल है वो ट्रांसपोर्टेड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? सस्पेंशन, साल्टेशन, सरफेस क्रीप, बेड लेट। अब फिर इसमें विंड इरोजन का कांसेप्ट पता होना चाहिए। ये किस चीज में आता है, ये आपका आता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के टॉपिक्स में, विंड इरोजन।
तो भाई कौन सी प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस? For this condition, you should have to remember that in wind erosion, the transportation of a soil particle occur through several proper process, primarily suspension. सभी प्रोसेस को वन बाय वन समझेंगे कि प्रोसेसेस होती क्या कौन कौन सी है. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी प्रोसेसेस को वन बाय वन समझते हैं. सस्पेंशन क्या होता है? फाइन पार्टिकल आर लिफ्टेड एंड कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय द विंड. मतलब कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो सस्पेंशन के द्वारा क्या होते हैं? लिफ्ट किए जाते हैं. ओके. साल्टेशन क्या होता है? लार्जर पार्टिकल आर लिफ्टेड एंड द फॉल बैक टू द ग्राउंड बाउंसिंग अलोंग द सरफेस. द प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर द मूविंग मैनी पार्टिकल इन सीरीज एंड जंप्स. मतलब कि इसमें जो है बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के, वो मूव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह बाउंसिंग करके क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं. तो साल्टेशन लग रहा है भाई. साल्टेशन इज अ प्रोसेस, ओके, जिसमें क्या होता है? बड़े पार्टिकल. तो बड़े अमाउंट ऑफ पार्टिकल मतलब मैक्सिमम पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं ना. इस कंडीशन में मैक्सिमम पार्टिकल्स आर मूविंग. ओके. द थर्ड इज अ सरफेस क्रीप in which a larger particle that roll a slide along the ground without being lifted by the wind. Like surface creep is not dead load refers to the sediment that moves along the bottom of a very river or streamlet. With the most significant process among this, saltation is a process responsible for the majority of soil transport during wind erosion. Saltation efficiently moves a significant amount of a soil particle because it involves the repeated lifting and hurling of larger particle which can dissolve a smaller particle and contribute to erosion. Saltation is a process that is, वहां पर मैंने बताया, the valid proof is what? In wind erosion, the maximum portion of the soil transported by the process of saltation. Saltation के द्वारा ये बड़े पार्टिकल जा रहे हैं, बड़े पार्टिकल जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी ओर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं. इस वजह से saltation is a process which is used for the. Okay. Question number 19. That is saying that hilly area receiving heavy rainfall, where a major portion of the rainfall is to be drained as surface runoff, are suggested to adopt bench terraces with. Hilly areas में heavy rainfall जब आता है तो major portion of the rainfall क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है. रन ऑफ की वजह से क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है. एंड आर सजेस्टेड टू अडॉप्ट बेंच ट्रेसेस विथ. सजेस्ट किया जाता है बेंच ट्रेसेस में. तो इसके लिए जब हिली एरियाज में क्या होता है? बेंच ट्रेसेस लगाए जाते हैं. तो इससे बचाने के लिए, इन लॉसेस से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्लोपिंग करना पड़ता है. इनवर्ट स्लोपिंग करना पड़ता है. कैसे? इन हिली एरिया विथ हेवी रेनफॉल द नीड टू ड्रेन सरफेस रन ऑफ शुड बी अडॉप्टेड बेंच ट्रेसेस विथ स्लोपिंग इनवर्ट. एक्सप्लेनेशन. Inward sloping bench trusses are effective in heavy rainfall area because they prevent water from ponding. है ना? प्रिवेंट करते हैं पॉन्डिंग की हेल्प. पॉन्डिंग की मदद से जो भी वाटर आता है रेनफॉल के थ्रू, दे आर ऑल्सो यूज फॉर क्रॉप दैट आर सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग से भी हम लोग क्या करते हैं? इसको बचाते हैं, है ना. पॉन्डिंग की हेल्प से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं, और जो कि इरिगेशन पर्पस में हमारा यूज होता है. तो स्लोपिंग इनवर्ट इज द राइट. मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर डाउट था कि भाई स्लोपिंग आउटवर्ड कि भाई पानी भर जाता है, ज्यादा भर जाने की वजह से भी लॉसेस होता है सर. तो लेकिन द राइट आंसर इज स्लोपिंग इनवर्ड. गेट के जो आंसर की थी उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है. ओके. हाउ दे वर्क? अ बैरियर इज स्टेबलाइज्ड अक्रॉस द लैंड at suitable intervals and the soil is pushed downhill to develop the terraces. The terraces is then naturally leveled. Surface runoff is the flow of water over the ground surface when excess rainwater, storm water or melt water can't soak into the soil quickly enough. It can occur when the soil is already saturated or when rain arrives faster than. ये आप लोग पढ़ लेना, बाकी तो ये एक्सप्लेनेशन था. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें की दिक्कत होती है. देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. तो क्वेश्चन नंबर 20, that is critical thickness of insulation RCR for a pipe having thermal conductivity and convective heat transfer coefficient H0 is. यहाँ से आपको रिलेशन बताना है कि दोनों के बीच में क्रिटिकल थिकनेस में क्या रिलेशन होता है HO के साथ. तो भाई ये तो आपको पहले से ही पता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में आता है. तो क्रिटिकल थिकनेस क्या होती है? इंसुलेशन फॉर सिलेंडर पाइप कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी और इंसुलेशन मटेरियल. The convective heat transfer coefficient at the outer surface is the insulation. The formula for the critical thickness insulation RCR
ये इसका फॉर्मूला होता है। जिनने भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का टॉपिक पढ़ा होगा दे कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन बिना कंसेप्ट समझे, क्योंकि ये रिलेशन ही होता है। आरसीआर का रिलेशन होता है विद द कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के साथ, ये डायरेक्ट होता है। तो आंसर इज अ बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये चीजें वन टिक क्वेश्चन डायरेक्ट नंबर देते हैं हम, इसके लिए आपको चीजें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस। अब मेरा एक और सजेशन है आप लोगों से, चलिए आज मैं क्या कर रहा हूँ, इनको 3 टाइप में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि 2 में कर देता हूँ, लेकिन द लेवल ऑफ क्वेश्चन देख करके मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ 30 क्वेश्चन समझा देता हूँ तो लेवल्स के अकॉर्डिंग, मेरे को पहले लग रहा था कि मैं 2 फॉर्म में अगर पढ़ाता जाऊँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो हो सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैसअप हो रहा है, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट होंगे बढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट पूरे बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो इसके लिए मैं इस पेपर को 3 फॉर्म में डिवाइड कर देता हूँ, 3 फॉर्म में इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 3 फॉर्म में डिवाइड करके इसको सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि 2 फॉर्म में ही तो 20 क्वेश्चंस तक तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी थक गए होंगे कॉन्सेप्ट समझ। तो मेरा इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 20 + 20 + 25 इस फॉर्म में। तो टोटल नंबर ऑफ 65 क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन द मैनर। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा ये अब मैं डाल दूंगा, जिसमें मैं 21 से लेकर के कहाँ तक 20 क्वेश्चंस और हो जाएंगे, तो 41 तक इसमें सॉल्व करवा दूंगा, और आफ्टर दैट मैं उसको आगे सॉल्व करूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और जितने भी पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे वो इसी टाइप से पूरे सॉल्व करेंगे, है ना। इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर अगर जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ लेता है, पूरे पेपर अगर सॉल्व कर लेता है, तो 100% क्यों गेट एग्जाम क्रैक कर सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ाते हैं, कोई भी कोचिंग वाले हो प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ाते हैं ना। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं पूरे प्रीवियस ईयर पेपर के करते हैं, बुक से प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ चीज़ों को, तो आप लोग यहाँ से इनको कवर करिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ कवर करते जाना है हम लोगों को, ठीक है। ओके, तो 1 बाय 1 इसी फॉर्म में हम लोग चीज़ों को करते हैं, ठीक है। क्या आप घंटों तक पढ़ाई करके भी एग्जाम और जो भी चीज़ें हैं इस फॉर्म में हम लोग आगे क्या करेंगे। ओके, थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट। के लिए तैयार महसूस नहीं करोगे? क्या आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन में रास्ता नहीं मिल